नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। अमिताभ बच्चन की कोरोना कॉलर ट्यून के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अक्सर फोन पर लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सचेत करते रहते हैं। मोबाइल फोन की कॉलर ट्यून में उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने का काम करती हैं। लेकिन अब अमिताभ बच्चन की इस आवाज़ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में राकेश नाम के शख्स ने यह याचिका दायर की है और उनका अनुरोध है कि फोन कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज़ को तुरंत हटाया जाए। राकेश ने अपनी याचिका में कहा कि अमिताभ बच्चन आवाज़ देने के बदले भारत सरकार से पैसे ले रहे हैं, जबकि देश में कई और अन्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की और असली वॉरियर के तौर पर सामने आए। इसलिए कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज़ हटाकर किसी कोरोना वॉरियर की आवाज़ देनी चाहिए। इस याचिका की गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई की गई थी। पीठ ने इसे 18 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है। अडानी ने कहा, हम किसानों से अनाज नहीं खरीदते, कंपनी का ठेका खेती में भी जाने का कोई इरादा नहीं। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों के जारी विरोध के बीच अडानी समूह की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक ने स्पष्ट किया है कि कंपनी न तो किसानों से अनाज खरीदती हैं और न ही कंपनी ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती का काम करती हैं और न ही भविष्य में कंपनी का ऐसा करने का इरादा है। कंपनी ने एक बयान में विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदती, बल्कि वह अनाज के लिए भंडारण की सेवाएं देती हैं। उसने अनाज भंडारण के लिए जो गोदाम यानी साइलो बनाए हैं, वह परियोजना में उसने 2005 में भारतीय खाद्य निगम की निविदा के तहत प्रतिस्पर्धा बोली लगाकर हासिल की थी। वर्ष 2005 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार सत्ता में थी। कृषि कानूनों के विरोध के बीच इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि नए कृषि कानून उद्योगपतियों के फायदे के लिए लाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन उद्योगपतियों को पहले से ही जानकारी थी कि सरकार कृषि कानून लाने वाली है, इसलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कारोबार शुरू कर दिया। इराकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। मामले में है मृत्यु दंड का प्रावधान। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका में सत्ता को लेकर हुई हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बगदाद की एक अदालत ने शीर्ष इराकी कमांडर की हत्या की जांच के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरेस्ट वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले साल 3 जनवरी को अमेरिकी ड्रोन हमले में बगदाद हवाई अड्डे पर ईरानी जनरल कासिम सोलेमानी को मार डाला गया था। इस हमले में ईरान समर्थक इराकी नेता अबू महदी अल मुहंडिस को भी मार डाला गया था। उनकी गाड़ी पर हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, जिन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि हमले में 2 पुरुषों के जरिए एक का बदला लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के एग्रेस कैलमार्ड ने अपने बयान में दोनों हत्याओं को मनमाना और अवैध करार दिया था। इराकी कोर्ट ने कहा था कि दंड संहिता अनुच्छेद 406 के तहत पूर्वी बगदाद की अदालत ने ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जो कि पूर्व निर्धारित हत्या के सभी मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान करता है। कोरोना ने लगाया ताज महोत्सव पर विराम, टूटी 30 साल की परंपरा। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र रहने वाला ताज महोत्सव इस बार नहीं होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल के पूर्वी गेट के नज़दीक स्थित शिल्पग्राम में हर साल किया जाता रहा है। इस महोत्सव में देश भर से शिल्पकार जुटते हैं और अपने बनाए उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। यही नहीं, ताज महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार बेहतरीन प्रस्तुतियों के जरिए अलग अलग राज्यों की कला से लोगों को परिचित कराते हैं। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से कई बार बैठकों के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताज महोत्सव समिति के अध्यक्ष और आगरा कमिश्नर अनिल कुमार को रिपोर्ट घोषित की थी। इसी रिपोर्ट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि कोरोना को पराजित करने के लिए ताज महोत्सव का आयोजन न करना ही जनहित में उचित होगा। बर्ड फ्लू को लेकर वेस्ट यूपी में अलर्ट जारी। मेरठ में अंडा देने वाली 6.5 लाख बर्ड्स पर खास नजर। जी हां, आपको बता दें कि देश में आधा दर्जन से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने से सभी राज्यों की सरकारें और स्वास्थ्य विभाग चिंतित हैं।
पश्चिमी यूपी के मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। यहाँ अंडा देने वाले करीब 6.5 लाख मुर्गियों पर स्वास्थ्य विभाग की खास नजर है। यही नहीं, हस्तिनापुर वन सेंचुरी में आए 10,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की हर 2 घंटे में मॉनिटरिंग की जा रही है। देश के आधे दर्जन से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू ने पांव पसार लिया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरियाणा की सीमा से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मेरठ में तो जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। यहाँ हरियाणा से आ रहे मुर्गा मुर्गी की जनपद में एंट्री से पहले स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। यही नहीं, मेरठ में मौजूद 6,50,000 बर्ड्स को खास निगरानी में रखा गया है। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश ने कहर बरपाया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में साउथ इंडिया में भारी बारिश देखने को मिलेगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, माहे और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश होने की आशंका है। इसलिए इन जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश का अंदेशा है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर बादल बरस सकते हैं। विभाग ने कहा कि 8 से 9 जनवरी को राजधानी में फिर से बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस, पालम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ट्रैक्टर रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। किसान बोले ये तो बस झांकी है, कानून वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को निकालेंगे परेड। जी हां, आपको बता दें कि पिछले लगभग 1.5 महीनों से किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर अडिग हैं। वहीं सरकार भी कदम पीछे नहीं करना चाहती। ऐसे में विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। सरकार के साथ किसानों की 7 दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, इसलिए किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गणतंत्र दिवस के लिए अपने ट्रैक्टर मार्च का ड्रेस रिहर्सल करेंगे। इसके कारण NH9 सहित 2 नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों पर इस रिहर्सल का असर होने की संभावना है। हालांकि योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान आज दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। इधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के आने के बाद से दिल्ली यातायात पुलिस अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शहर में सड़कों के बंद होने के बारे में लोगों को लगातार सूचनाएं दे रहे हैं। सोने चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि सोने चांदी के रेट में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। देश भर के सराफा बाजारों में गुरुवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 649 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 51,011 रुपये पर खुला और 611 रुपये के नुकसान के साथ 51,049 रुपये पर बंद हुआ। जबकि चांदी 1,530 रुपये सस्ती होकर 68,698 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली और 1,636 रुपये गिरकर 68,592 रुपये पर बंद हुई। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 560 रुपये गिरकर 46,761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए इस रेट के मुताबिक आपके शहर के भाव में 500 से 1,000 रुपये का अंतर आ सकता है। जेडीयू बीजेपी नेताओं की बंद कमरे में बातचीत, मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के लिए सीटों पर बंटवारे की चर्चा के बीच आज अचानक जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। जदयू कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे। करीब आधे घंटे तक इन नेताओं की बंद कमरे में बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में अरुणाचल प्रदेश की घटना से जो खटास पैदा हुई है उसे दूर करने की कोशिश के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने इसे औपचारिक बातचीत बताया है। साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी, जदयू और हम और वीआईपी पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चल रही है। इसके अलावा कहा कि लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए बिहार समेत पूरे देश मजबूती से काम कर रही हैं। जदयू और बीजेपी नेताओं के शीर्ष नेताओं ने इस मुलाकात को औपचारिक कहा।
भारत में कोविड-19 से ठीक हुए केस 1 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में 222 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,95,278 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,346 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 19,587 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 222 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,16,859 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,50,336 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2.5 लाख से नीचे है। इस समय देश में 2,28,083 एक्टिव मरीज हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 96.35% पर पहुंच गया है।